बढ़िया स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज यानी पूरे साल का कोर्स हम कर रहे हैं आपके साथ यहाँ साउथ सिटी पीसीएमबी पर। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की हम तैयारी करा रहे हैं। किसी कॉम्पिटिशन के किसी भी एग्जाम को लेकर हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 12th आईएससी बोर्ड को हम प्रिपेयर करा रहे हैं। क्लास 12th आईएससी बोर्ड के लेक्चर्स को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। इसी कोर्स को टारगेट किया है जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आईएससी बोर्ड के स्पेशली हैं, वो जब हमें फॉलो करेंगे तो पाएंगे कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पेपर वहीं से आएगा जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए, मॉडर्न फिजिक्स का दौर चल रहा है और मॉडर्न फिजिक्स में हम एंटर कर गए थे बोर्स मॉडल पर। बोर साहब जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब बातें करते हैं, ठीक। तो बोर मॉडल जो है वो बड़े ठीक ठाक आदमी हैं, समझदार आदमी हैं और यंग हैं, पीएचडी कर रहे हैं और बड़े साइंटिस्ट अभी नहीं है। इस पोस्टुलेट्स के बाद, इस थ्योरी के बाद वो बड़े साइंटिस्ट के तौर पर आएंगे। क्वांटम फिजिक्स को अपनाने वाले इनिशियल स्टेज के साइंटिस्ट में ये है। ये शुरुआती दौर है जब क्वांटम फिजिक्स को सही माना जा रहा है और उनमें स्टार्टिंग के लोगों में नील बोर। और ऐसे में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स को कहते सुना है कि नील बोर वो आदमी है जहां से एटॉमिक मॉडल की सही शुरुआत होती है। क्या कहते हैं ये, क्या समझाते हैं ये? जो समझाते हैं उसके बारे में विचार करो। इनका ऐसा मानना है कि क्लासिकल जो थ्योरी है इज नॉट करेक्ट। क्लासिकल थ्योरी का मतलब दो तरह की थ्योरीज, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी न्यूटन के लॉज से रिलेटेड फिजिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल की थी। उन्हें इन्होंने मानने से थोड़ा सा इनकार किया। ऐसा नहीं है कि वो थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन के लॉज हमारी दुनिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए नहीं करते। तो वो कहते हैं नॉट करेक्ट का मतलब गलत होने से नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट लॉज नहीं, परफेक्ट लॉज नहीं, ठीक। तो यहां पर लिखना चाहिए नॉट परफेक्ट लॉज, यानी कि करेक्ट है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम दुनिया जी रहे हैं इसमें ठीक है, लेकिन ये एटॉमिक लेवल पे जाकर लॉज फेल हो जाते हैं। यानी इस नेचर के रियल लॉज, रियल फिजिक्स कुछ और है। और ये किसे एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्टेड क्वांटम क्वांटम लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि ना सिर्फ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी, हर पार्टिकल की ये जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो उसके पास हो सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी वैल्यूज अचीव नहीं कर सकते। सारी वैल्यूज जो ये हम सोचते हैं ये इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की हर एक वेलोसिटी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटीज एक्वायर कर सकता है और बाकी वेलोसिटीज नहीं एक्वायर कर सकता है। तो क्वांटम लॉ का मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज आर अवेलेबल फॉर ऑल द ऑब्जर्वेबल्स, अदरवाइज सारी वैल्यूज अवेलेबल नहीं। अच्छा, यानी क्वांटम लॉ को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ही सही फिजिक्स है और क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, EMW रेडिएशन, EMW रेडिएशन थ्योरी को इन्होंने क्वांटम थ्योरी या जिसको आइंस्टीन साहब फोटॉन थ्योरी बोला करते थे, वो क्वांटा को आइंस्टीन साहब फोटॉन बोलते थे। तो फोटॉन थ्योरी को सपोर्ट किया और कहा जिस भी तरह से रेडिएशन का या एनर्जी का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो फोटॉन थ्योरी, और इसी हिसाब से चीजें बनेंगी। तो इन्होंने एटम को लेकर के कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, कुछ थ्योरी डेवलप करी और उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एटम क्या है और कैसा है। ये सारी बातें इन्होंने एक्सप्लेन करी। एक जमाने में बहुत फेमस था कि किसी एक चैम्बर में आप हाइड्रोजन की गैस ले लीजिए और हाइड्रोजन गैस में यहाँ पर H2 गैस लिख देता हूँ और इस पर बहुत हाई और बहुत लो, मतलब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए
हम HTB हाई टेंशन बैटरी बोल देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा 1000, 2000, 3000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए तो यू विल गेट सम रेडिएशन हियर। और इनमें से वैसे तो सारी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ तो रेडिएट कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो रेडिएशन आ रहा है ये रेडिएशन विजिबल है, ठीक। और इस विजिबल रेडिएशन को बच्चों किसी प्रिज्म से गुजारेंगे। हम अपने आप को आसानी से समझाने के लिए प्रिज्म शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑल्दो प्रिज्म शब्द ठीक नहीं है, कहना चाहिए कि कोई ऐसा डिवाइस यूज किया है जो इस लाइट को ठीक ठाक तरीके से अलग कर पाए, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है, और वो उस पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ मेजर कर पाए। तो यहाँ पर जो स्क्रीन बनी हुई है उस स्क्रीन पर ये जो लाइट आ रही है ये 4 डिफरेंट लोकेशंस पर फॉल करती है, और 4 डिफरेंट लोकेशंस पर λ1, λ2, λ3 एंड λ4 4 स्पेसिफिक लैम्डा मिलते हैं। 4 स्पेसिफिक लैम्डा मिलने का मतलब हाइड्रोजन को ये बात मालूम है कि मुझे यही 4 वेवलेंथ्स एमिट करनी है। तो ये सारा कुछ जो 4 वेवलेंथ सेटल हो रही हैं, ये शायद इस वजह से है कि हाइड्रोजन एटम का अरेंजमेंट कुछ स्पेसिफिक है जो ये एस्टैब्लिश करता है कि यही 4 वेवलेंथ्स मुझे हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज पर एमिट करना है। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन यहाँ से ये आइडिया साइंटिस्ट लोगों के मन में आता है कि अगर ये स्पेक्ट्रम डिफाइन हो जाए तो उसका एक ही मतलब होगा कि आपने इन वेवलेंथ को एक्सप्लेन करते हुए एटम के सही मॉडल को पहचान लिया, क्योंकि एटम के सही स्ट्रक्चर को पहचानोगे तभी ये एक्सप्लेन कर पाओगे। और ये सारा कुछ कहां से चालू हो रहा है? हाइड्रोजन गैस से। तो बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम से इंस्पायर्ड है, और लगभग ये जो मॉडल तैयार किया जा रहा है या बोर ने तैयार किया, ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार किया। उस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी थ्योरी डेवलप की गई उससे बहुत कुछ और भी एक्सप्लेन हो गया। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, आगे बहुत कुछ एक्सप्लेन होगा, लेकिन जो कोर आइडिया है वो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करना है। अब हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आंसर 1H1 होता है। तो अगर हम इसमें प्रोटॉन की संख्या देखें तो 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो 0 है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 1 है। मेरे लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस का तो कंटा क्लियर था कि हाँ न्यूक्लियस क्या होता है, वो सबको मालूम चल गया। कहानी बची थी इलेक्ट्रॉन कैसे सेटल होंगे रदरफोर्ड मॉडल के बाद। तो रदरफोर्ड के बाद इलेक्ट्रॉन की चिंता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, इस वजह से जो थ्योरी डेवलप होगी ये थ्योरी सिर्फ उन्हीं स्पीशीज में या उन्हीं एटम्स में काम कर पाएगी जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ये जो थ्योरी है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स पर काम करेगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब बात आती है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती क्या है। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है। कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो कहेगा सर एक हाइड्रोजन ही ऐसा आदमी है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जैसे ही आप हीलियम लेते हैं तो इसमें 2 प्रोटॉन होने के कारण से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये थ्योरी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पे काम करती है, तो हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन चोरी कर लो, हीलियम प्लस बना लो। अगर ये जुगाड़ काम करता है तो लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये भी आपको फील आना चाहिए कि ये जो चीज बताई गई कैसे चोरी कर लो, हटा दो, आयन बना लो, ये बहुत दूर तक संभव नहीं है। इस वजह से ये थ्योरी वैसे तो काम सब पे करेगी, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो इनकी कैलकुलेशंस हैं, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे काम करेगी। फिलहाल सबसे पहले आप एक बेसिक चित्र दिखाते हैं कि क्या आइडिया है। कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है, देयर आफ्टर उनके बाहर कुछ ऑर्बिट्स हैं जैसे रदरफोर्ड सजेस्ट करते थे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लगातार सर्कल में घूम रहे हैं, लगातार सर्कल में घूम रहे हैं, लगातार सर्कल में घूम रहे हैं। ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, आगे कोई थर्ड शेल होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पहली वाली शेल को K, L, M, N इस तरह का नाम दिया गया। ठीक है, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। जो लिखे हैं वो मैं पढ़कर बता दूंगा, और जो नहीं लिखे हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फिलहाल सबसे पहले क्या बात बोली गई इनके द्वारा? इनके द्वारा जो बातें बोली गई उनमें सबसे खास बात है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इनको ऑर्बिट्स कहा गया या फिर कई बार शेल्स कहा गया। आपको ये कहा जाए ऑर्बिट्स या कहा जाए शेल्स तो एक ही बात है। जब हम इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, फॉर्मूलाज बना लेंगे, तो हम इन्हीं शेल्स या ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहेंगे। एनर्जी लेवल कहने का क्या लॉजिक होगा
वो कैलकुलेशंस के टाइम आपको समझ भी आ जाएगा। ये ऑर्बिट्स जो हैं ये कहलाती हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कहलाती हैं बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहलाती है वो बताता हूँ। एवरी सर्कुलर ऑर्बिट विल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक ऑर्बिट में कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा। एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स वर टर्म्ड एज ऑर्बिटल शेल्स। ये ऑर्बिटल शेल कहलाएंगे। वो एक ही बात है। The electrons will not radiate as long as they continue to revolve in the fixed shells. मतलब बोर मॉडल से पहले जो रदरफोर्ड मॉडल उसके ड्रॉबैक में क्या पड़ा था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये सीन चल रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एनर्जी का फॉर्म, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। एंड इफ अ पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, तो कॉमन सेंस है कि एनर्जी रेडिएट करते हुए हमारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रेडियस लगातार कम होगी एंड देयर आफ्टर सर्टेन टाइम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज नॉट रियली द करेक्ट लॉ ऑफ नेचर, हेंस वी हैव गॉट सम स्टेशनरी ऑर्बिट्स। कुछ हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स, शेल्स या कुछ भी कह रहे हैं, तो कहते हैं कि जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट्स में है तब तक वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन नहीं एमिट करेगा, यानी कि किसी भी तरह का इंफ्रारेड या व्हाटएवर रेडिएशन, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, कोई भी रेडिएशन नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक वो इन एनर्जी लेवल्स में, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, तब तक वो कोई रेडिएशन नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसा क्यों? तो he said electrons have got some license so that they do not radiate energy when they are orbiting in these stationary orbits. The different energy levels are denoted by integer numbers such as n1, n2, n3, n4. Yeah, 1, 2, 3, 4. तो बेसिकली 1 का मतलब फर्स्ट शेल जो इनर मोस्ट है, सेकंड का मतलब अंदर से सेकंड शेल, थर्ड का मतलब अंदर से थर्ड शेल, एंड फोर्थ शेल एंड सो ऑन। तो मतलब स्टार्ट जो है वो बाहर से नहीं हो रहा है, स्टार्ट न्यूक्लियस के पास से हो रहा है। और n इक्वल टू 1 को हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं। हम इन्हें k, l, m, n नाम दिया करते हैं। 1 का मतलब होता है बेटा k शेल, फिर इसका नाम l, इसका नाम m, फिर n, and o, p, q, जितना है चलता रहेगा। ठीक। अब ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्वांटम नंबर्स डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल बताता है। नंबर ऑफ शेल ये डिनोट करता है कि ओवरऑल हमारे इलेक्ट्रॉन की इस शेल में एनर्जी कितनी है। जितना ज्यादा L, ये n का नंबर होगा, जितनी बड़ी शेल होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। The different energy levels or orbits are represented in two ways. लिख दिया मैंने, बता दिया सारी कहानी, बेकार है। The change in energy occurs when the electrons jump from one energy level to other energy level in an atom. ये बकवास है, एक्सप्लेन करता हूँ तो ही समझ में आएगा। एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे। मान लीजिए कि आपके पास एक एनर्जी लेवल है और एक दूसरा एनर्जी लेवल है जिससे हम शेल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे हैं। मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2। तो बोर के अकॉर्डिंग ये जो मॉडल है सजेस्ट करता है कि n इक्वल टू 1 वाले में कुछ E1 एनर्जी है और n इक्वल टू 2 वाले में कुछ E2 एनर्जी। मतलब जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में रहता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, वरना वो यहाँ नहीं रह सकता। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो जितनी एनर्जी इस शेल के साथ एसोसिएटेड है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। ये जो बीच का जोन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का रहना असंभव है। ये फॉरबिडन जोन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फॉरबिडन जोन। ये फॉरबिडन जोन। अब मान लो तुमने गर्म किया, लाइट डाली, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया या कुछ भी किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर चला गया एंड ही और इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू द अपर एनर्जी स्टेट। और ये इस एनर्जी स्टेट में तभी आ सकता है जब इसकी अब नई एनर्जी E2 हो जाए। बीच में उसका रहना अलाउड नहीं है, यानी कि E2 माइनस E1 ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो तुमने इलेक्ट्रॉन को दिया, तभी वो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पर चला गया। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जंप मारकर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसे एनर्जी दी जाएगी। कितनी एनर्जी दी जाएगी? एग्जैक्ट उन दो शेल्स के डिफरेंस के बराबर जिन दो शेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन जंप मारकर नीचे आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन
एनर्जी लेगा थोड़ी, ये तो एनर्जी निकालेगा, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा, नीचे वाले की एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन के वापस आते समय ये E2 एनर्जी से अब इलेक्ट्रॉन की E1 एनर्जी होनी है, और अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले शेल में आना है तो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी E2 माइनस E1 है, ये उसे रेडिएट करनी है, और रेडिएट जो ये करेगा ये फोटोन के फॉर्म में करेगा। एक ट्रांजिशन से एक फोटोन निकलता है। क्या बात बोली बेटा? एक ट्रांजिशन से एक फोटोन निकलता है। दिस इज इट। इसके अलावा एक और बहुत खास बात बताई बोर साहब ने, कहा कि जब ये लोगों ने पूछा कि जो तुम बकवास बता रहे हो ऑर्बिट्स के बारे में, कि ऐसी ऑर्बिट्स हैं जिन ऑर्बिट्स में रहकर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करता है, एक्सेलरेट होता है, सर्कल में घूमता है, तो आखिर कौन सी वो ऑर्बिट्स है, उनकी पहचान क्या है? तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है जिसकी रेडियस r है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये तभी हो सकता है जब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के अबाउट या न्यूक्लियस के अबाउट nh/2π हो। यानी कि बेसिकली h/2π इज अ प्योर कांस्टेंट नंबर, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल, n फॉर इंटीजर। और ये जो इंटीजर है ये बेसिकली n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो n की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट शेल, n की वैल्यू 2 का मतलब है सेकंड शेल, n की वैल्यू 3 का मतलब है थर्ड शेल। ये असम्पशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट असम्पशन है, मानकर चलिए। दूसरी खास बात ये है कि ये असम्पशन बोर मॉडल में है नहीं। बोर साहब ने असम्पशन कुछ और माना था, उस असम्पशन से ये चीज प्रूफ हो जाती है। देर आफ्टर इस थ्योरी को इस तरह एक्सप्लेन करने लगे कि इसे ही असम्पशन मान लो तो भी सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, तो हम इसे ही असम्पशन मानकर चलेंगे। और L यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। जिन शेल्स में mvr की वैल्यू nh/2π होगी, वो ही ऐसी शेल्स होंगी जिन शेल्स में स्टेशनरी ऑर्बिट्स बन पाएगी, इलेक्ट्रॉन वहां रह पाएगा। अदरवाइज किसी और जगह पे इलेक्ट्रॉन का रहना अलाउड नहीं है। मैंने फॉरवर्डन जोन अभी बताया था, वहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं रहता। तो दीज आर फ्यू पोस्टुलेट्स। तो कहानी की स्टार्ट करते हैं बच्चों डेरिवेशंस से। डेरिवेशन का अर्थ ये है कि हम वो काम करेंगे जहाँ से बोर मॉडल के बेसिक डेरिवेशंस आएंगे, यानी एनर्जी वगैरह के, है। तो हम करेंगे डेरिवेशंस, और एक दो नहीं, मैं किसी हेडिंग के साथ आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। मैं आपको डेरिवेशंस जो कराऊंगा वो लाइन से होंगी, और जो डेरिवेशंस आपको मैं करा रहा हूं ये एक तरह से सीक्वेंस में जितने वेरिएबल्स हैं वो सब आते जाएंगे, है ना। आप टुकड़ों टुकड़ों में से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात हम क्या करें, बोर के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स बना लें। मानते हैं कि हमारा जो एटम है वो सर्कुलर है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं घूम रहे हैं। मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यार नहीं बना रहा हूँ, शेल्स नहीं बना रहा हूँ, एक शेल बना रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ वेलोसिटी है जिसे हम v कह रहे हैं। जिस शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है इसकी जो रेडियस है उसे हम r कह रहे हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो z है, इस वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो Ze पॉजिटिव है। Z का मतलब प्रोटॉन्स का नंबर, E का मतलब प्रोटॉन का चार्ज। अच्छा, तो लॉजिकल बात है, आपको ये साउंड करेगा अच्छी तरह कि ये जो दिशा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कारण क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप देख रहे हो वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वही बिहेव कर रहा है, इस वजह से वही थोड़ा काम शुरू करते हैं। देखो कहाँ से काम शुरू हो रहा है, क्या हो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, यानी mv²/r। और ये जो शेल है इसे nth शेल मान लेते हैं, nth ऑर्बिट मान लेते हैं, nth स्टेशनरी ऑर्बिट मान लेते हैं। r से r कैंसिल हो जाएगा and we will left with mv² equal to 1/4πε0 Ze²/r। अब इसमें से अगर मैं 1/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूं तो we will get 12mv² equal to
1/8πε0 ZE² और ये हाफ mv² बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता है। इस वजह से ये जो चीज़ है ये बन जाएगी 1/8πε0 ZE²/r। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हालांकि हमारे बड़े काम का नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन फिर भी फॉर्मूला है। सवाल इसमें पूछ सकता है बच्चा कि सर ये फॉर्मूला काम का क्यों नहीं? क्योंकि इस फॉर्मूले में रेडियस आ रही है ना, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होती है, कितनी वेलोसिटी होगी नहीं पता, ना हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा, ना हमें यही पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सारे वेरिएबल्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे वेरिएबल के टर्म में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। खैर कोई बात नहीं, जिसमें भी आया उसे रहने देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करो। व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, चलो हम यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 यानी न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय r। ध्यान दें, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ रखने की खास जरूरत नहीं है, डायरेक्शन हम लॉजिक से ले लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है वो है -1/4πε0 ZE²/r। और ये बेटा हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी। ये तो देखने में ऐसा लगा कि यार अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में 1/2 का मल्टीप्लाई करा दें तो काइनेटिक में पहुंचेंगे। तो बच्चा कहेगा माइनस कहाँ जाएगा, माइनस भी कर दो यार। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन माइनस के साथ। कैसे बात बोली समझ में आया? अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव हो जाएगा। देयर आफ्टर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 1/4 बिकम्स 1/8 एंड 1/8 किसमें है? हमारे काइनेटिक एनर्जी में। रिश्ता निकल आया। अच्छा, तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में टोटल एनर्जी आएगी और टोटल एनर्जी का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिखी हुई है 1/4πε0 ZE²/r, वो भी माइनस का 1/4πε0 ZE²/r प्लस का, जिसमें से काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे 8π लिखना चाहिए था, 8π हो गया। जब इसे बेटा माइनस करोगे तो आंसर आएगा -1/8πε0 ZE²/r और ये चीज कहला रही है बेटा टोटल एनर्जी। ये अब आप देख पा रहे हैं कि यार ये टोटल एनर्जी एग्जैक्टली बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, बस माइनस लगा है। तो यानी कि टोटल एनर्जी को अगर काइनेटिक एनर्जी में माइनस करके लिख दें तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। अगर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो 1/2 टाइम्स तो पोटेंशियल एनर्जी की है। जवाब है हाँ। क्या बात है, वाह, चीज निकल आई हमारे पास, बढ़िया है। अगर ये बात समझ में आती, देख लो ध्यान से, ऐसा ही है कि ये सब कुछ क्लियर है तो ये एनर्जीज के बारे में बात होगी। लेकिन अब जो चीज फंस रही है वो ये कि मुझे ना तो रेडियस के बारे में जानकारी है, ना वेलोसिटी के बारे में जानकारी है, तो ना मैं काइनेटिक एनर्जी पता कर सकता हूँ, ना पोटेंशियल एनर्जी, ना टोटल एनर्जी, ना ये ना वो, कुछ नहीं। तो अब जो है कहानी चालू होती है टोटल एनर्जी वाली। अब यहाँ से ये जो रिलेशंस थे वो निकाल लिए। अब हम काम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बाकी वेरिएबल्स के लिए। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा है किसी v में, ये r, ठीक, और ये लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम जानते हैं कि 1/4πε0 ZE²/r², ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये mv²/r के बराबर होगा। r से r को कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1/4πε0 ZE²/r इक्वल टू mv², ये है। इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ते हैं। दूसरा पोस्टुलेट याद करो, कहते थे कि एंगुलर मोमेंटम mvr ये nh/2π होगा।
NH/2 होगा। तो यार यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकाल लूँ तो NH/2 तो हो ही गया, साथ में m इंटू वी यहाँ रह जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं, और फिर हम ये कहने लग जाएं कि फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है, तो R की वैल्यू रख दो उसमें, विल गेट 1/4πε0 ZE² ओवर R की जगह लिखा गया NH/2 और उसके बाद 1/m इंटू वी, और ये वैल्यू बराबर किसके हो गई बेटा, mv² के। देखिए बच्चों, इसी चीज को लिख रहे हैं। अच्छा, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, 2 से 4 को कैंसिल कर दो, 2 बचा, mv ऊपर चला जाएगा। we will have ZE² इंटू mv, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बताना, ठीक है। और 2ε0h इंटू n, यही बच रहा है, 2ε0h इंटू n, ये बच रहा है हमारे पास, mv ऊपर चला गया। अब यहाँ हमारे पास mv² आ रहा है राइट साइड में, तो तुम देख रहे हो कि m से m कैंसिल हो जा रहा है, v से v कैंसिल हो जा रहा है, तो वी विल हैव v एज E² होल डिवाइडेड बाय 2ε0h इंटू z/n। ये हमारे वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है। जो भी वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो खतरनाक है। पहली बात तो nth शेल में इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला है। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात ये है कि सर इसमें से बहुत सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं, जैसे ये पूरा टर्म देखोगे तो इट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, तो अगर आप इसकी वैल्यू पर जाना चाहें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, वो होती है c/137, c being the speed of light in vacuum। ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहलाता है, z एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ शेल। तो आपसे ग्राफ बनाना चाहेंगे z के साथ स्ट्रेट लाइन और n के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी पता चल गई और यहाँ से हम इक्वेशन 3 डाल सकते हैं। इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में डालते हैं, ठीक। लिखते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, क्योंकि हमें वेलोसिटी तो मिल गई, तो वेलोसिटी से रेडियस निकालने का कुछ कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो रेडियस का हमारे लिए फॉर्मूला है NH/2 m इधर रख ले, 1/v, m तो उधर लिया, v इधर, v के लिए E² होल डिवाइडेड बाय 2ε0h, तो यहाँ आ रहा है बेटा z/n। तो बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, r की जगह आ रहा है NH डिवाइडेड बाय पाई me², और फिर ये z भी है, ये n ऊपर चला जा रहा है तो हम यहाँ पे n ऊपर लिख ले रहे हैं, और फिर ये ε0 और h भी ऊपर चला जा रहा है इसलिए उसे भी ऊपर लिख ले रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब तुम गौर से देखो कि मेरे हिसाब से ε0 h² बन जा रहा है और नीचे आ रहा है बेटा पाई me², यहाँ बन रहा है ऊपर n² और नीचे बच रहा है z। मैं जानबूझकर सारे फॉर्मूलाज को n और z अलग करके लिख रहा हूँ जानबूझकर। उसका कारण ये है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो केस पर डिपेंड करेगा, कौन से एटम की बात कर रहे हो वो z बदल देगा। बट जो दूसरे वेरिएबल्स आपके लिए लिखे गए हैं ये तो प्योर कांस्टेंट नंबर्स हैं, कभी चेंज नहीं होंगे। तो जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं और कन्वर्ट करते हैं यू विल गेट 0.5, बेसिकली 529 होता है, तो 53 लिख दे रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आती है। और क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता चल गई तो आप क्या करेंगे, आप r की वैल्यू लिखेंगे, r की वैल्यू लिखेंगे 0.53 n² z एंगस्ट्रॉम, ये आपके लिए ज़्यादा है। नाउ अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो n के साथ आपका पैराबोला बनेगा और z के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, बेसिक ग्राफ। अब r आपको पता है और v आपको पता है, तो दुनिया तुरंत इस बात को जानती है कि जैसे ही r और v की जानकारी होगी, r की जानकारी होगी यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी, v की जानकारी होगी यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी। तो इफ आई से काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये सब तो जुड़ी हुई है आपस में, इसलिए डेरिवेशंस को एक सीक्वेंस में याद किया जाता है। ऐसा नहीं कि रेडियस की डेरिवेशन क्या है, ये
वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या है, नहीं पूरा सीक्वेंस में जैसे बोल रहा हूँ तो तारा टंक याद हो जाएगा, चिंता नहीं करो, बस देखते रहो। तो इफ आई से कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो कोई बच्चा इसको हाफ एम वी स्क्वायर बोल सकता है। आई विल बी गेटिंग हाफ एम, व्हाट इज माय वी, वी की ये वैल्यू मत डालो, जो वेरिएबल्स में उसको डालो। तो अगर मैं वी का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच और उसके बाद z डिवाइडेड बाय m, ये। और क्योंकि मेरा v का स्क्वायर था तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा। आप देख लीजिएगा, मैंने कोई एरर तो नहीं किया, कैलकुलेशन में चेक कर लीजिएगा, बताइए। तो आई विल हैव दिस, और स्क्वायर करोगे तो e की पावर 4, नीचे बन जाएगा 4, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये h स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी व्हाट आई एम गेटिंग इज 1/8 और me raised to 4 whole divided by epsilon naught square h square z square by n square। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा सीन है, पर बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला बना है, ठीक। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ज़्यादा स्लोप के साथ रेट ऑफ फॉल ज़्यादा रहेगा, n के साथ ग्राफ बनाओगे और z के साथ पैराबोला बनना है, बेसिक ग्राफ है। अब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r, चार्ज को साइड के साथ, न्यूक्लियस का चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e। अब r है तो r की कोई वैल्यू होगी, ये लिखी हुई है, इसे पुट करते हैं यहाँ पर। जब यहाँ r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर, को भी माइनस बाहर ले लेंगे। r की जगह जब वैल्यू लिखी जाएगी तो देखो क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ लिखा n स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर और z। तो पाई से पाई तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, बाकी सब कुछ ऊपर भेज देंगे। तो माइनस आपको दिख रहा है m लिखा, e स्क्वायर e की पावर 4, z और z तो बेसिकली z स्क्वायर, z को मुझे अलग करके लिखना है, देख रहे हो आप, ये अलग करके लिख रहे हैं, वही बोला 4 तो 4 रहने तो एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, उसके बाद h स्क्वायर तो लिखा ही था, जहाँ पर n स्क्वायर आया उसे z के पास ले जाओ, एंड यू आर गेटिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी। और आपको ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस एक्सेट्रा सिर्फ वेरिएबल्स में मिल रहे हैं, और सिर्फ वही वैल्यूज आ रही हैं वेरिएबल में जो z और n है। यानी कि हमारे लिए एटम बदलेगा तो z बदलेगा, और एटम में शेल बदलेगी तो n बदलेगा, अदरवाइज सब कांस्टेंट है। तो यू आर गेटिंग कि पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू हो सकती है n की वजह से, फिर पोटेंशियल एनर्जी की कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है n की वजह से, कोई तीसरी वैल्यू हो सकती है n की वजह से, लेकिन सारी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि n से n की वैल्यू बदलने से कुछ डिस्क्रीट नंबर्स आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की भी डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी। अच्छा सा क्या करना है अब, नन्ना करो इन्हें, सॉरी तुम लोग का सिस्टम बिगड़ा है, सॉरी। है ना, टीवी को छोटा कर दिया गया, इतना भी छोटा नहीं किया गया, आपको दिखे ना। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से कि इफ आई से कि टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी को देखने के लिए आप ये बात कहोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे तो लिख रहे हो -me की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो प्लस लगा लो। अब काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी है 1/8 me की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और फिर ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। मेरे हिसाब से सारा टर्म इसमें से कॉमन आ जाएगा, me की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और फिर ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये पूरी तरह से कॉमन आ जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ -1/4 प्लस 1/8, और जब इसे सॉल्व करोगे -1/8 आएगा, तो यू आर गेटिंग -1/8
me raised to 4 divided by epsilon naught square h square z square divided by n square. ये बेसिक आइडिया है. ये आ गई आपकी बेटा टोटल एनर्जी. एंड इफ यू आर गेटिंग टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मिल गई. यानी कि मैं ये बता पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन nth शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी है. n का मतलब अगर फर्स्ट शेल में है तो कितनी एनर्जी है, सेकंड शेल में है तो कितनी एनर्जी है, थर्ड शेल में है तो कितनी एनर्जी है. क्योंकि z फिक्स करोगे तो एटम फिक्स होगा, n फिक्स करोगे तो शेल फिक्स होगी. लेकिन इनके साथ में जो तमाशा लिखा हुआ है ये पूरा नंबर तो कांस्टेंट है. 1/8 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है. तो बेसिकली ये आइडिया यहाँ से निकल कर आया कि नंबर ऑफ शेल अगर बदलोगे, फर्स्ट शेल की जगह सेकंड शेल, सेकंड शेल की जगह थर्ड शेल, थर्ड शेल की जगह फोर्थ शेल, फोर्थ शेल की जगह फिफ्थ शेल, इस तरह से अगर आप n की वैल्यू बदलोगे तो बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ n you can get different values of total energy, but you cannot get each and every possible value of total energy. हर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज है. इसी वजह से उन्होंने बोर साहब ने अपने इन ऑर्बिटल थ्योरी में ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल का. एनर्जी लेवल इसलिए कि जब आप एक किसी शेल में n की वैल्यू रखते हो, शेल को जाते हो तो एक एनर्जी निकलती है, यानी इस पर्टिकुलर शेल की कोई ना कोई एक एनर्जी. ये अच्छा, जब इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो जूल में निकालने के बाद, यू विल गेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कब? जब आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे. तो कन्वर्ट करिएगा तो जो मेरी टोटल एनर्जी निकल कर आ रही है दैट इज -13.6 z स्क्वायर्ड ओवर n स्क्वायर्ड. आंसर इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. क्या बात. एनर्जी का खेल. देखो हमने वेलोसिटी निकाली, हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, हमने रेडियस निकाली, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, हमने टोटल एनर्जी निकाली. एंड ऑल द वैल्यूज आर गेटिंग सम डिस्क्रीट नंबर्स, यानी कुछ वैल्यूज अवेलेबल हैं, सारी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है. यही कॉन्सेप्ट बोर मॉडल का है. तो ये जो है इससे क्या क्या जानकारी मिल रही है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. आइए, इस डिस्कशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ बढ़िया चीजें बताई जाए. छोटा आइडिया देता हूँ. देखो पहले टोटल एनर्जी -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. z की जो वैल्यू है उसे 1 रख दो. z की वैल्यू 1 रखते ही एटॉमिक नंबर 1 हुआ. तो हम कहाँ पहुँच गए बेटा? हाइड्रोजन एटम के कॉन्सेप्ट पर. अब टोटल एनर्जी का जो मेरा फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. n की वैल्यू 1 रखने पर टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर विच इज अगेन 1, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है. ई है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, नथिंग स्पेशल. n की वैल्यू को 2 रखने पर जो टोटल एनर्जी है वो -13.6, 2 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 4. डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे? 4 3 ज़ा 12, 1 बचा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह n की वैल्यू को बेटा 3 रखने पर क्या पाओगे? टोटल एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9. तो आप क्या कर रहे होगे? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक. इसी तरह n की वैल्यू 4 रखने पर क्या पाओगे? टोटल एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह n की वैल्यू को 5 रखने पर क्या पाओगे? टोटल एनर्जी यू विल गेट -13.6 डिवाइडेड बाय 25 एंड यू विल गेट -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके बाद n की वैल्यू 6 रखने पर -0.37 आती है. यू विल गेट दीज वैल्यूज. आपको पता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो यहाँ आ रही है. और ऐसा वो तो 13.6 है, माइनस भी लगा है बच्चे, ये भी देख लो. माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है.
तो आपको एक बात दिख रही है कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, यानी कि जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू है। तो फर्स्ट शेल में एनर्जी सबसे कम है, सेकंड में उससे ज़्यादा है, थर्ड में उससे ज़्यादा है, फोर्थ में उससे ज़्यादा है। और यहाँ कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि n की वैल्यू को इन्फाइनाइट रखने पर, यहाँ अगर इन्फाइनाइट रख दिया तो टोटल एनर्जी बराबर 0 हो जाएगी। अरे वाह क्या बात है। आपको एक बात बताता हूँ, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब अट्रैक्शन, 0 होने का मतलब अट्रैक्शन भी नहीं है और रिपल्शन भी नहीं है, यानी फोर्स ही नहीं। और पॉजिटिव होने का मतलब कि रिपल्शन हो रहा है। तो कोई सिस्टम बाउंड एक दूसरे के साथ तब हो सकता है जब उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो। तो इन्फिनिटी पर जाकर हमारी एनर्जी 0 हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल पे जाकर के एटम को लूज कर देता है, यानी एटम से लूज हो जाता है, चला जाता है। अगर एटम से बाहर हो गया तो ये केस कहलाता है आयनाइजेशन का। क्या कहलाता है बेटा? आयनाइजेशन का। दिस इज द केस ऑफ आयनाइजेशन। तो यानी आयनाइज अगर किसी एटम को करना है तो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे भेजना है। इसी तरह मैं यहाँ जो बता रहा था तो ये बात आपको बोल रहा था, तो ध्यान से बच्चों सुनना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है, ये n इक्वल टू 6 है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम की बातें कर रहा हूँ और किसी की नहीं। 13-13.6 है, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -1.5 eV है, -0.85 eV है, -0.51 eV है और -0.37 eV है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। इसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या नाम देते हैं बेटा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या नाम देंगे? कॉमन सेंस सर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और इसी तरह ये फोर्थ है, इसी तरह ये फिफ्थ है। और जब n इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम से लूज हो गया, आयनाइज हो गया एटम। ये जो जोन है, ये जोन जहाँ पे डैश कर रहा हूँ, ये सब फॉरबिडन जोन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता। दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये एनर्जी डायग्राम बता रहा है कि कौन से शेल में कौन सी एनर्जी है, कितनी एनर्जी। इसी तरह Z की वैल्यू 2 डालकर यही वैल्यूज निकाल लीजिए, वो हीलियम के लिए हो जाएगा। Z की वैल्यू 3 डाल के निकाल लीजिए, वो लिथियम के लिए हो जाएगा। खेल खत्म, पैसा आ जाए। ये थी सारी डेरिवेशंस और एनर्जी डायग्राम। इसके बाद अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग करेंगे ट्रांजिशन सीरीज और किस तरह से फोटोन रेडिएट करता है इलेक्ट्रॉन जब भी वो कभी आता है किसी एक शेल से दूसरे शेल में। आयनाइजेशन ऑफ एटम एंड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलहाल आज का लेक्चर खत्म होता है। साउथ सिटी पीसीएमबी को इसी तरह फॉलो करते रहिए और लेक्चर्स हमारे देखते रहिए, क्योंकि साउथ सिटी पीसीएमबी के लेक्चर्स में आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले 100 आउट ऑफ 100 कंटेंट मिलने वाला है, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। 100% आपके पेपर में आएगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस और उनके बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक हमें फॉलो करिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए।